सर्वेभ्यो नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज हम संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है प्रयत्न। प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले जो आंतरिक प्रयासों को प्रयत्न कहा जाता है। जो बोलने में प्रयत्न किया जाता है उसे हम यत्न कहते हैं। संस्कृत में यत्न के नाम से जाना जाता है। ये यत्न प्रयत्न दो प्रकार के हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यत्ना द्विधा, दो प्रकार के यत्न हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर बाह्यश्च, इस प्रकार से दो प्रकार के कहे गए हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में, रीट सीटेट में इनमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के अनुसार हमें पता होना चाहिए कि इनका उपयोग क्या है। क्योंकि सवर्ण संज्ञा के लिए स्थान और प्रयत्न का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य पता होना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो मूर्ख व्यक्ति भी काम नहीं करते हैं। तो मानव तो हम तो बड़े बुद्धिशाली व्यक्ति हैं, किसी न किसी प्रयोजन के कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रयोजन क्या है? एक प्रयोजन तो है कि हमारी भाषा है, हमारा विषय है, तो हमें इसके बारे में सारा ज्ञान होना चाहिए। ये एक प्राथमिक ज्ञान है। लेकिन ये प्राथमिक ज्ञान व्याकरण दृष्टि से कहाँ काम आता है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सवर्ण संज्ञा जब हम करते हैं, सवर्ण संज्ञा के लिए स्थान और प्रयत्न का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह आपको इनको याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इसे तत्काल बता सके। जैसे किसी ने भी पूछा किसी भी शब्द का वर्णोच्चारण कहाँ है, तो आप तुरंत बता सकें और उसके साथ में उसका प्रयत्न भी बता सकें। तो चलिए, स्थान को हमने जाना। स्थान को जानने के बाद आपकी प्रयत्न को जानने की जिज्ञासा थी, तो हम यहाँ पर प्रयत्न के बारे में जानते हैं। कितने प्रयत्न हैं? तो यत्ना द्विधा आभ्यंतर बाह्यश्च। प्रयत्न दो प्रकार के हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में बातचीत करेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं वो यहाँ सामने आपके लिखे हुए हैं। जो आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं वो लिखे हुए हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत संव्रत भेदात। इनमें से प्रथम अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। जो सूत्र था वो ये था। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार हम सूत्र को याद कर लें। जब तक सूत्र याद नहीं हो, 3-4 दिन तक आप, 5 दिन तक, 7 दिन तक आप इसका पारायण करते रहें। सूत्र को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसको हम बोल सकते हैं स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत संव्रत भेदात। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विव्रत, चौथा है विव्रत और 5वां है संव्रत। इस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद माने गए हैं। वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को, जो अंदर से शरीर के अंदर से जो प्रयास होता है शब्दों को बोलने का, उसे हम आभ्यंतर यत्न कहते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया भी था कि सवर्ण संज्ञा के लिए स्थान और प्रयत्न का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन 5 में से स्पष्ट प्रयत्नम। पहला जो था स्पष्ट प्रयत्न, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लिखा हुआ है स्पष्ट प्रयत्न, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। यानी स्पष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है। अब स्पर्श वर्णों के बारे में हमने आपको बताया था कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं। कूचू टू तूपू उदित वर्ण को स्पर्श कहा जाता है। जो 25 वर्ण हैं, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, 5 वर्ग के जो वर्ण हैं, इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो ये स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है। आपको ये यहाँ पर याद रखना है। कूचू टू तू पे उदिताहा, ऐसा हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे एक बार जरूर देखें। तो यहाँ पर है स्पष्ट प्रयत्न। स्पष्ट प्रयत्न क्या है, इसको आपको स्पष्ट समझना चाहिए। नाम से ही स्पष्ट है। स्पष्ट यानी स्पर्श करता हुआ।
यानी जिह्वा का उच्चारण स्थानों पर स्पर्श होना स्पष्ट कहलाता है। स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? क वर्ग में आने वाले पांचों वर्ण, च वर्ग में आने वाले पांचों वर्ण, ट वर्ग में आने वाले पांचों वर्ण, त वर्ग में आने वाले पांचों वर्ण और प वर्ग में आने वाले पांचों वर्ण। ये यहाँ पर आपका स्पष्ट प्रयत्न है। मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ ही प्रश्न भी बताता हुआ चलता हूँ। परीक्षा में पूछा भी यही जाता है, किसी की कस्मिचित वर्ण से कति आभ्यंतर प्रयत्नाः संभवति। तो ये मैं आपको अंत में स्पष्ट करूँगा, है ना। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है। फिर यहाँ पर ये वही प्रश्न करता है कि स्पर्शानां वर्णानां आभ्यंतर प्रयत्नः वर्तते, यानी स्पष्ट प्रयत्नों का, स्पष्ट वर्णों का, स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। यहाँ पर ये प्रश्न होता है, ऐसा आप याद रखें। आगे हम चलते हैं। ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, दूसरा जो हमारा है वो कहता है कि ईसत स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। जो अंतस्थ वर्ण है य र ल व अंतस्ताः, यण प्रत्याहार जो थे हमने आपको बताए थे उस समय भी, जो यण प्रत्याहार हैं वो यंतस्थ वर्णों में आते हैं। मतलब अंतस्थ वर्ण में यण प्रत्याहार आते हैं, यण अंतस्ताः, ऐसा हमने आपको उस समय बताया था, जो आपको याद रखना है। ईसत स्पृष्ट का क्या अभिप्राय है? जिह्वा का उच्चारण स्थानों का थोड़ा सा स्पष्ट होना, स्पर्श होना ईसत स्पृष्ट कहलाता है। आपको ये याद रखना है। ईसत का मतलब अभिप्राय है यहाँ पर थोड़ा सा, ईसत का मतलब होता है कम, ईसत का मतलब होता है कम यानी बिल्कुल थोड़ा सा, स्पष्ट यानी स्पर्श होना। तो जिह्वा का उच्चारण स्थानों का थोड़ा सा स्पर्श कराना ही ईसत स्पष्ट कहलाता है। और जो अंतस्थ वर्ण है वो ईसत स्पष्ट कहलाते हैं। इनका यत्न ईसत स्पष्ट है, ऐसा आप याद रखेंगे। यण अंतस्ताः, ऐसा आप याद रखिए। और फिर उसके बाद याद रखिए ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए, आपको समझने में आया होगा। तीसरा है ईसद विव्रत, ईसद विव्रतम उष्माणाम, है ना। जो ईसद विव्रत है वो है, ईसद यानी थोड़ा सा, विव्रत यानी खोलना। विव्रत का मतलब होता है खोलना, यानी थोड़ा सा खोलना। वर्णोच्चारण में कंठ का थोड़ा सा खुलना ईसद विव्रत कहलाता है। ईसद विव्रत में उष्म वर्णों का स्थान होता है, ठीक है। उष्म वर्ण आते हैं सल उष्माणाः, ये हमने आपको बताया था। सल प्रत्याहार उष्म वर्ण में आते हैं। सल प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, स, श, स और है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ईसद विव्रतम उष्माणाम, उष्माण कौन कौन से? सल उष्माणाः। इस प्रकार से आप याद रखें। सल प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। क्योंकि परीक्षक कभी भी किसी प्रकार से प्रश्न कर सकता है, आपको यहाँ पर याद रखना है। वो किसी प्रकार से प्रश्न कर सकता है, वो यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकता है। उष्म वर्णों का प्रयत्न होता है। ईसद बाह्य, ईसद विव्रत बाह्य, ईसद विव्रत आभ्यंतर। इस प्रकार से विव्रत, वो 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये आभ्यंतर प्रयत्न है और ईसद विव्रत ये इसका आभ्यंतर प्रयत्न है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे है विव्रत, विव्रतम स्वराणाम। विव्रत प्रयत्न स्वरों का होता है। यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि विव्रत प्रयत्न स्वरों का होता है। वर्णोच्चारण में कंठ का पूरा खुलना, क्योंकि अभी हमने आपने को पहले वाली स्लाइड में बताया था, विव्रत का मतलब होता है खुलना, ईसद विव्रत का मतलब था वहां पर थोड़ा खुलना, और यहाँ पर विव्रत का मतलब है पूरा खुलना, यानी वर्णोच्चारण में कंठ का पूरा खुलना। अच जो है, अच ही स्वर संज्ञक है ना, और यहाँ पर अचों को ही स्वीकार किया जाएगा। अच यहाँ पर स्वर संज्ञक है, जो आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जानते हैं ये अच जो है ये सारे विव्रत कहलाते हैं। अंतिम जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है वो है संव्रत। अब क्या अभिप्राय है संव्रत से? संव्रत का अभिप्राय है यहाँ पर वर्णोच्चारण में कंठ का न खुला हुआ प्रतीत होना, मतलब संकुचित हो जाना। संवृत का मतलब है संकुचित हो जाना कंठ का,
ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संव्रतम प्रक्रियायाम तो विव्रतमेव। आपको बस ये यहाँ पर यही याद रखना है। इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि केवल ह्रस्व अ का उच्चारण संव्रत होता है, यानी अच का नहीं है, केवल अच में से भी अ का, वो भी कौन से अ का, ह्रस्व अ का, क्योंकि 3 प्रकार के 18 प्रकार के आकार के भेद हैं, उनमें से भी अ का कौन सा अ, ह्रस्व, क्योंकि 18 में भी 3 का हमने अलग अलग विभाजन किया है, कौन कौन सा, ह्रस्व, प्लुत, दुर्ग, फिर उनमें भी अनुनासिक, अनुनासिक, इस प्रकार से हमने इनका भेद किया था। केवल आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, केवल ह्रस्व अ का उच्चारण संव्रत होता है, प्रक्रिया में अ का प्रयोग विव्रत ही होता है, ये याद रखना है आपको। फिर इसका मतलब क्या है, मतलब क्या प्रक्रिया दशा का क्या अभिप्राय है और प्रयोग का क्या अभिप्राय है, वो आपको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि ह्रस्व अ जो है, ह्रस्व अ के उच्चारण में मुख खुलता हुआ प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इसके उच्चारण में इनका प्रयत्न संव्रत होता है, किंतु प्रक्रिया यानी प्रयोग की जो दशा होती है उसमें इसका प्रयत्न विव्रत होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। किस प्रकार से याद रखना है कि ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग अवस्था अर्थात उच्चारण अवस्था में संव्रत प्रयत्न और साधनिक अवस्था अर्थात प्रयोग सिद्धि की, जब प्रयोग किया जाता है, प्रयोग सिद्धि की जो अवस्था होती है उस अवस्था में विव्रत प्रयत्न ही रहता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर आपसे किस प्रकार से प्रश्न किया जाता है, वो यहाँ पहुँचता है कस्मिंश्चिद वर्णस्य, कस्मिंश्चिद वर्णस्य, कस्मिंश्चिद वर्णस्य, कस्मिंश्चिद वर्णस्य कति आभ्यंतर प्रयत्नाः संभवन्ति, कति आभ्यंतरः प्रयत्नाः, आभ्यंतर प्रयत्नाः संभवन्ति। इसका क्या अभिप्राय है, इसका अभिप्राय है यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी वर्ण के कितने अभ्यंतर प्रयत्न संभव है। तो बताइए, आप सोचिए कितने संभव हैं। ठीक है, यदि आप एक सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी वर्ण का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न हो सकता है, लेकिन बाह्य प्रयत्न जब हम जानेंगे तो बाह्य प्रयत्न में हम जानेंगे कि किसी भी वर्ण के एक से अधिक बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न किसी भी वर्ण का एक ही होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अ के 2 हैं, लेकिन उनकी भी दशा अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग है, ये आपको याद रखना है। और भी अनेक प्रश्न बनते हैं। दूसरा प्रश्न बन सकता है उष्मीय वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न किम, यानी उष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है। यदि इसी प्रश्न को परिवर्तन करके कहा जाए तो सल प्रत्याहारों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, या प्रत्येक शब्द को उठाकर भी वो पूछ सकता है कि इस वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए उष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विव्रत है। फिर तीसरा प्रश्न हो सकता है स्पर्शानाम वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न वर्तते। तो हमने बताया था स्पर्शों का कौन सा है, स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न है। फिर आगे हो सकता है अंतस्थ वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न वर्तते, अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। तो ईषत स्पष्ट अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है ना। फिर आगे और भी प्रश्नों के कई प्रकार हो सकते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न है नास्ति, इन 4 में 4 ऑप्शन दे दे और 4 में 5 में से 3 का नाम हो और एक किसी बाह्य प्रयत्न का नाम हो, तो आपको उसमें से निकालना है बाह्य प्रयत्न कौन सा है, उसको आपको काटना है। तो इन 5 के नाम आप याद रखेंगे, ऐसा मेरे को आपसे आशा है, और आपको जरूर ये वीडियो समझने में आया होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, और इसके बारे में भी आपको जो PDF है वो आप वो पढ़ सके, टेक्स्ट पढ़ सके, वो भी लिंक मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनः मिलामा, फिर मिलेंगे। बाह्य प्रयत्नों के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे, और इनके बारे में जो प्रश्नावली है उसके बारे में भी हम अलग से पूरी प्रश्नावली 20, 25, 30 प्रश्नों की कितने प्रश्न कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, उनके बारे में जानकारी करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।